हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ई लर्निंग यूट्यूब चैनल सरकारी स्कूल्स में। दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रह्मांड की अद्भुत अविश्वसनीय घटनाओं पर आधारित वेब सीरीज यूनिवर्स द इन्फिनिटी। दोस्तों, चैप्टर 1 ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद अब आपके लिए लाए हैं चैप्टर 2 लाइफ साइकिल ऑफ स्टार यानी तारों का जीवन चक्र। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका, हमारे साथ बने रहें और ब्रह्मांड की अद्भुत अद्वितीय अकल्पनीय घटनाओं का रोमांचकारी अनुभव प्राप्त करें। दोस्तों, ये है हमारा यान और हम आपको टाइम ट्रेवल से ले चलते हैं अरबों वर्ष पहले, जब किसी भी तारे का जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं आपके बचपन में। रात के अंधेरे में छत पर लेटे हुए तारों को निहारना व उनकी गिनती करना, कभी कभी उनमें मन मुताबिक चेहरे तलाशना, तो कभी अपने किसी पूर्वज को तारा बनते देखना। हर किसी ने ऐसे बचपन को अवश्य जिया होगा। यहाँ तक कि हर प्रेमी जोड़े को यकीन है कि टूटता तारा उनकी मुराद पूरी कर देगा। पर क्या कोई जानता है कि इन तारों की दुनिया आखिर है कैसी? क्या वाकई ये हमारी मुरादें पूरी करते हैं? क्या इनमें आत्माएं बसती हैं जो हमें ऊपर से देख रही होती हैं? आसमान को अपनी रोशनी से जगमगा देने वाले तारों का जीवन बहुत अनोखा होता है। ये हमारी तरह ही जन्म लेते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं और फिर एक दिन मर जाते हैं। पूरे ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं, कुछ भीड़ में खोए और कुछ बिल्कुल अकेले। दूर दूर तक कोई ग्रह नहीं, न कोई साथी तारा। आकाश में देखने पर यही प्रतीत होता है कि सभी तारे किसी विशाल गोले पर बिखरे हुए हैं और साथ ही साथ हमें यह भी लगता है कि सभी तारे हमसे एक समान दूरी पर स्थित हैं। इस गोले को प्राचीन भारतीय खगोल वैज्ञानिकों व यूनानी ज्योतिषियों ने नक्षत्र लोक नाम दिया। आखिर तारों का जन्म कैसे होता है? आज हम एक तारे को उसके जन्म से मृत्यु तक उसके जीवन की हर एक संभावना पर प्रकाश डालेंगे और विज्ञान के चमत्कार व अद्वितीय अद्भुत रोमांचकारी सफर का आनंद लेंगे। पिछले वीडियो में हमने ब्रह्मांड का जन्म होते देखा, वह पल भी देखा जब स्वयं पल यानी समय का जन्म हुआ। अब तक हमारे पास मूलभूत कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन थे, जिनसे मिलकर स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट करने वाला परमाणु बना। परमाणु से अणु व तत्वों का निर्माण हो रहा था। गैसों के बादल व ब्रह्मांडीय धूल अपना आकार ले चुके थे। अब समय था तारों के जन्म का। वर्तमान में सभी वैज्ञानिक इस सिद्धांत से सहमत हैं कि धूल और गैसों के बादलों से ही तारों का जन्म होता है। आकाश गंगा में उपस्थित गैस और धूल से भरे हुए मेघ के घनत्व में वृद्धि होती है। उस समय मेघ अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचित होने लगता है। जैसे जैसे मेघ में संकुचन होने लगता है, वैसे वैसे केंद्रीय भाग का तापमान और भी बढ़ जाता है। आखिर में तापमान और दाब इतना अधिक हो जाता है कि हाइड्रोजन के नाभिक आपस में टकराने लगते हैं और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसमें हीलियम का निर्माण होता है। इस प्रक्रम में प्रकाश व गर्मी के रूप में अनंत ऊर्जा उत्पन्न होती। इस प्रकार वह मेघ ताप और प्रकाश से चमकता हुआ एक तारा बन जाता है और अब हम कह सकते हैं कि एक नवजात तारे का जन्म हो चुका। अब जानते हैं तारों के जीवन चक्र के बारे में। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। सामान्यतः तारे का जीवन चक्र दो तरह का होता है और लगभग सभी तारे इन दो चक्र में से किसी एक का पालन करते हैं। इन दो जीवन चक्र में चयन का पैमाना होता है उस तारे का द्रव्यमान। तारों का रंग क्या होगा यह निश्चित होता है उसके तापमान से। सबसे ठंडा तारा लाल व सबसे गर्म तारा नीले रंग से प्रकाशित होता है। इस प्रकार यहाँ भी वह चीज जो निर्धारित करती है कि तारों का तापमान क्या होगा, वह है द्रव्यमान। नीले तारे वह होते हैं जिनका द्रव्यमान कम से कम 300 द्रव्यमान या उसके ऊपर का होता है, जबकि
10 से लेकर 150 सौर द्रव्यमान पर हमारी आंखों को कोई भी तारा नीला दिखाई देता है। लगभग 90% तारों का जीवन मुख्य अनुक्रम का होता है। यदि कोई तारा अपने जन्म के समय 3 सौर द्रव्यमान से ज़्यादा का होता है, तब वह मुख्य जीवन अनुक्रम में काफ़ी कम समय के लिए रहता है। उसका जीवन बहुत कम होता है। इस प्रकार जितना ज़्यादा द्रव्यमान उतनी ही छोटी जिंदगी और उससे भी ज़्यादा विस्फोटक मृत्यु, जो एक न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल को जन्म देती है। इस प्रकार तारे को जन्म के बाद तारों का आकार बढ़ता है। उसका ईंधन खत्म होते होते वह बन जाता है लाल दानव तारा। यहाँ से तारों का द्रव्यमान निश्चित करता है कि उसकी मृत्यु किस प्रकार की होगी। जब तारे के केंद्र में हाइड्रोजन रूपी ईंधन खत्म होने लगता है और अंतिम स्तर पर होता है, नाभिकीय अभिक्रियाएं कोर से तारे के बाहरी आवरण में फैलने लगती हैं और बाहरी आवरण में उपस्थित हाइड्रोजन को जलाने लगती हैं और तारों का आवरण जलकर बाहर की ओर फैलने लगता है, जिससे तारों के आकार में वृद्धि होने लगती है और यह पहले से अधिक लाल हो जाता है और कुछ समय बाद यह तारा एक लाल दानव तारा में बदल जाता है और अपने आकार का लगभग 400 गुना हो जाता है। जैसे जैसे आकार बढ़ता है, लाल दानव तारा अपने निकट के ग्रहों को निगल जाता है। अगर हम सूर्य के केस में देखें तो यह बहुत ही भयावह डराने वाला है कि एक दिन सूर्य भी अपने इनर प्लैनेट्स यानी सौरमंडल के आंतरिक ग्रहों को निगल जाएगा, पृथ्वी को भी। लेकिन घबराइए मत, यह आज से लगभग 5 अरब वर्ष के बाद होगा। और जब तारे का आवरण बढ़ रहा होता है, उसके केंद्र अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगते हैं। तापमान व दबाव में भारी वृद्धि तब तक होती जाती है जब तक दोबारा नाभिकीय संलयन न प्रारंभ हो जाए। लेकिन इस समय ईंधन के रूप में हाइड्रोजन नहीं बल्कि हीलियम होता है। इसके साथ ही जब तारे को हीलियम से ऊर्जा प्राप्त होती है, इसकी बाहरी परत फिर से सामान्य होने लगती है और सिकुड़ने लगती है, जिससे यह और अधिक गर्म व नीला हो जाता है और यह दशा लगभग 1 मिलियन वर्ष रहती है। धीरे धीरे हीलियम भी खत्म होता जाता है और जब केंद्र का हीलियम खत्म हो जाता है तो यह पुनः तारे के बाहरी आवरण में उपस्थित हीलियम को जलाने लगता है। कोर का बाहरी आवरण जलकर पुनः फैलने लगता है। वह ठंडा होकर एक बार तारा पुनः लाल दानव तारे में बदल जाता है। अब इसके बाद तारे का क्या होगा, यह निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। सूर्य जैसे व उससे छोटे तारों में होता है विस्फोट, जिसे प्लेनेटरी नेबुला कहते हैं, जबकि उससे अधिक द्रव्यमान के महाकाय लाल दानव तारे में होता है महाविस्फोट, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। तारे की इस अवस्था का निर्धारण तारे के द्रव्यमान व चंद्रशेखर सीमा से कर सकते हैं। चंद्रशेखर सीमा जो कि होती है 1.4 सौर द्रव्यमान के बराबर, अर्थात जब तारे का द्रव्यमान 1.4 सौर द्रव्यमान से कम हो तो वह प्लेनेटरी नेबुला में बदल जाता है, और जब तारे का द्रव्यमान 1.4 सौर द्रव्यमान से अधिक हो तो होता है महाविस्फोट, जिसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। यहाँ से हमारे पास तारों की 2 स्थिति है। एक लाल दानव तारा जिसका द्रव्यमान 1.4 सौर द्रव्यमान से कम होता है, जबकि दूसरा है महाकाय लाल दानव तारा जिसका द्रव्यमान 1.4 सौर द्रव्यमान से अधिक होता है। पहले बात करते हैं लाल दानव तारा की। यह तारा अपनी अंतिम अवस्था में धीरे धीरे ठंडा होता है, जिसके कारण यह लाल रंग का दिखाई देने लगता है। तारे की इस अवस्था को लाल दानव तारा कहते हैं। लाल दानव तारा में हाइड्रोजन के संलयन से हीलियम बनता है और अगला कार्बन का संलयन होना होता है, जो कि कार्बन को लोहा व अन्य भारी तत्वों में बदलता है। लेकिन तारे के केंद्र में इतना दबाव व ताप बन नहीं पाता कि यह संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो सके।
अब दबाव केंद्र से बाहर की ओर नहीं रहता, जिससे वह अपने ही भार के कारण केंद्र पर सिकुड़ जाता है तथा केंद्र से बाहर की ओर झटके के साथ तरंगे शॉक वेव्स भेजना शुरू कर देता है। इसमें तारे की बाहरी परत व अंतरिक्ष में फैल जाती हैं। इसमें ग्रही निहारिका प्लेनेटरी नुबेला का निर्माण होता है और इस प्रकार बचा हुआ केंद्र सफेद बौना तारा व्हाइट डॉर्फ स्टार बन जाता है। यह शुद्ध कार्बन से बना होता है और इसमें इतनी ऊर्जा शेष होती है कि यह चमकीले सफेद रंग में चमकता है। इसका द्रव्यमान भी कम होता है क्योंकि इसकी बाहरी सतह अंतरिक्ष में फेंक दी गई है। इस स्थिति में यदि उस तारे के ग्रह भी दूर ढकेल दिए जाते हैं, यदि वे लाल दानों के रूप में तारे द्वारा निगल जाने से बच गए हों, तो अब सफेद बौना तारा की नियति इस स्थिति में लाखों अरबों वर्ष तक भटकने की होती है। धीरे धीरे वह ठंडा होते रहता है। अंत में वह पृथ्वी के आकार में पहुंच जाता है। इसका घनत्व तो अत्यधिक होता है, मतलब ऐसे में एक माचिस की डिब्बी के बराबर पदार्थ एक हाथी से ज़्यादा का द्रव्यमान रखेगा। इसका अधिकतम द्रव्यमान 100 द्रव्यमान से 1.4 गुना हो सकता है। ठंडा होने के बाद यह एक काले बौने ग्रह ब्लैक डॉर्फ में बनकर कोयले के ढेर के रूप में अनंत काल तक अंतरिक्ष में भटकता रहता है। इस कोयले के ढेर में विशालकाय हीरे भी हो सकते हैं, जो इतने बड़े होंगे कि उनका आकार पृथ्वी के उपस्थित माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा हो सकता है। और अब बात करते हैं उन तारों का जिनका द्रव्यमान 1.4 सौर द्रव्यमान से अधिक होता है, जिन्हें हम महाकाय लाल दानव तारा कहते हैं। लगभग 8 से 10 अरब की उम्र के पश्चात एक महाकाय तारे की कोर कार्बन की कोर में बदल जाती है और वह एक महाकाय लाल दानव तारा में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में मुख्य अनुक्रम के तारे और महाकाय तारे में यह अंतर होता है कि महाकाय तारे में कार्बन को लोहे में परिवर्तित करने लायक दबाव होता है, जो कि मुख्य अनुक्रम के तारे में नहीं होता। लेकिन यह संलयन ऊर्जा देने के बजाय ऊर्जा लेता है। इसमें ऊर्जा का ह्रास होता है। अब बाहर की ओर के दबाव और अंदर की तरफ के गुरुत्वाकर्षण का संतुलन खत्म हो जाता है। अंत में गुरुत्वाकर्षण जीत जाता है। तारा का केंद्र एक भयानक महाविस्फोट के साथ सिकुड़ जाता है। यह विस्फोट सुपरनोवा कहलाता है। इसके बाद इन तारों का जीवन 2 रास्तों में बंट जाता है। यदि तारे का द्रव्यमान 9 सौर द्रव्यमान से कम लेकिन 1.4 सौर द्रव्यमान से ज्यादा हो, तो इस अवस्था में तारे के नाभिक के इलेक्ट्रॉन नाभिक को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और नाभिक में केवल न्यूट्रॉन बचे रहते हैं। इस अवस्था में तारे को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा असीमित समय तक सिकुड़ता चला जाता है, जिसके फलस्वरूप ब्लैक होल का निर्माण होता है। ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता क्योंकि इसमें से प्रकाश भी बाहर नहीं आ सकता। ब्लैक होल की कल्पना का प्रतिपादन सबसे पहले जॉन व्हीलर ने किया। ब्लैक होल क्या है? ये ब्लैक होल आखिर क्यों इसमें से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूनिवर्स द इन्फिनिटी।